में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज़ूओलॉजी की उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर जीव अपने अंदर एक नई कहानी छुपाए बैठा है। क्या आपने कभी सोचा है, इंसान और बंदर में क्या जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ हैं? एक छोटा सा फ्रूट फ्लाई कैसे हमारी पूरी जेनेटिक समझा गया, और सांप का जहर मौत का कारण भी और दवा भी कैसे बन सकता है? अरिस्टोटल ने कहा था, ज़ूओलॉजी इज़ द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। और सच यही है, क्योंकि बिना जानवरों की दुनिया को समझे हम इंसान खुद को भी नहीं समझ सकते। आज का लेक्चर सिर्फ नोट्स या सिलेबस तक सीमित नहीं रहेगा। ये आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि तितली का रंग क्यों बदलता है, पक्षी वी शेप में क्यों उड़ते हैं, और कछुआ इंसान से 3 गुना ज्यादा क्यों जी लेता है। दोस्तों, ज़ूओलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये हमारे एग्जिस्टेंस का मिरर है। और अगर आपने इस लेक्चर को गहराई से सुना तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको एग्जाम के सवालों के साथ साथ जिंदगी देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए ज़ूओलॉजी की इस अद्भुत यात्रा में कदम रखने के लिए, जहाँ साइंस सिर्फ थियरी नहीं बल्कि एक एडवेंचर बनेगा जो हमें आकार देता है, मतलब हमारा कंकाल तंत्र। हाँ, मानव कंकाल तंत्र। हमारे पास कुछ जीव विज्ञान के नोट्स हैं, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। बिल्कुल, और ये है भी बड़ा कमाल का सिस्टम। सोचिए जरा, शरीर के अंदर हड्डियों का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल। हाँ, तो हम देखेंगे कि ये हड्डियां कैसे बनती हैं, कितने तरह की होती हैं, और सबसे जरूरी, आपस में जुड़ती कैसे हैं। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी नोट्स में, कि नवजात शिशु में वयस्क से ज्यादा हड्डियां होती हैं। हाँ, ये सही है। पैदा होने पर करीब 270 हड्डियां होती हैं। 270? जी, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं और एक वयस्क में 206 रह जाती हैं। अच्छा, वो फ्यूज हो जाती हैं मतलब। बिल्कुल। अब देखिए, कंकाल भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन, जो बाहर होता है। हाँ, शरीर की बाहरी सतह पर, जैसे कीड़े मकोड़ों का जो सख्त कवर होता है या कछुए का कवच। अच्छा, यहाँ तक कि हमारे बाल, नाखून, पक्षियों के पंख, ये सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये ज्यादातर मृत कोशिकाएं होती हैं सुरक्षा के लिए। तभी नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। सही, क्योंकि उनमें वो रक्त संचरण, ब्लड सप्लाई नहीं होती। और दूसरा प्रकार? दूसरा है अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन। ये हमारे शरीर के अंदर का मुख्य ढांचा है। ये मुख्य रूप से अस्थि यानी हड्डी और उपास्थि यानी कार्टिलेज से बनता है, और ये भ्रूण के मीजोडर्म लेयर से विकसित होता है। अच्छा, तो हड्डी ये एक तरह का टिश्यू है, संयोजी ऊतक। हाँ, बिल्कुल। हड्डी एक बहुत मजबूत संयोजी ऊतक है। इसके बाहर एक झिल्ली होती है, पेरियोस्टियम कहते हैं उसे। पेरियोस्टियम। जी, और हड्डी के बीच में एक खोखली जगह होती है, मज्जा गुहा या मैरो कैविटी। हाँ, बोन मैरो, सुना है इसके बारे में। वही अस्थि मज्जा, यहीं पर खून के सेल्स बनते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं। मतलब कितना जरूरी काम है इसका। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, हड्डी और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है? ये उपास्थि ये कहाँ मिलती है? देखिए, उपास्थि या कार्टिलेज ये थोड़ी नर्म और लचीली होती है हड्डी के मुकाबले। जी। ये हमारे कान के बाहरी हिस्से में, नाक की नोक पर, और सबसे अहम हड्डियों के जोड़ों के बीच में मिलती है, ताकि हड्डियां घिसे नहीं। बिल्कुल, एक कुशन की तरह काम करती है। हड्डी का जो मैट्रिक्स है वो ऑसिन प्रोटीन से बनता है और उसे पोषण खून की नलियों से मिलता है। जबकि उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन से बनता है और उसे पोषण सीधे खून से नहीं बल्कि लसिका यानी लिम्फ से मिलता है। ओह, ये एक बड़ा अंतर है। हाँ, और एक और बात, उपास्थि की कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं, मतलब वो बढ़ सकती हैं, रिपेयर हो सकती हैं। हड्डी की वयस्क कोशिकाएं सामान्यतः विभाजित नहीं होती। समझ गई। तो अब ये जो 206 हड्डियां हैं वयस्क शरीर में, ये कैसे बंटी हुई हैं? इनको हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय मतलब जो शरीर का मुख्य अक्ष या एक्सिस बनाता है। बिल्कुल सही। इसमें हमारा सिर यानी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और छाती की हड्डियां, पसलियां और बीच की हड्डी स्टर्नम, ये सब आते हैं। इसमें कुल कितनी हड्डियां हुई? इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। 80, ठीक है। अकेले खोपड़ी में ही 29 हड्डियां होती हैं। 8 कपाल में जो दिमाग को सुरक्षित रखती हैं, 14 चेहरे में। 29? इतनी सारी? हाँ, और 6 कान के अंदर बहुत ही छोटी छोटी, और 1 हायोइड गले में। और वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी वाली बात? वो यही है,
कान के अंदर जो 3 हड्डियां होती हैं उनमें से एक स्टेपीज, वो हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कमाल है। फिर रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकाएं होती हैं वयस्क में, जो हमें लचीलापन देती हैं, और छाती में 12 जोड़ी पसलियां, जो हमारे अंगों की रक्षा करती हैं। दिल, फेफड़े वगैरह। ये तो हो गया अक्षीय कंकाल। 80 हड्डियां। बाकी की कहाँ है? बाकी की 126 हड्डियां आती हैं उपांगीय कंकाल में, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। उपांगीय मतलब हाथ पैर। हाँ, हाथ पैर, और इनको धड़ से जोड़ने वाली हड्डियां, जिन्हें मेखलाएं या गर्डल्स कहते हैं, कंधे की पेक्टोरल गर्डल और कूल्हे की पेल्विक गर्डल। अच्छा, तो 126 हड्डियां यहाँ हैं। जी। हाथ की बात करें तो ऊपर ह्यूमरस, नीचे रेडियस और अल्ना, फिर कलाई में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फैलेंजेस। पैर में जांग की हड्डी है फीमर। ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। फीमर। हाँ, ये सुना है। फिर घुटने के नीचे टिबिया और फिबुला, टखने में टार्सल्स, तलवे में मेटाटार्सल्स और पैर की उंगलियों में फेलेंजेस। और घुटने पर एक कटोरी जैसी हड्डी होती है, पटेला। पटेला, घुटने की टोपी जैसे कहते हैं शायद। हाँ, वही। तो ये सारी हड्डियां फिर आपस में मिलती होंगी, मतलब जोड़, संधियां। बिल्कुल, जहां 2 या ज्यादा हड्डियां मिलती हैं उसे संधि या जोड़ कहते हैं। और ये जोड़ भी कई तरह के होते हैं। अच्छा। कुछ तो बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे खोपड़ी की हड्डियों के जोड़, उन्हें अचल संधि कहते हैं। ठीक है। कुछ में थोड़ी बहुत हरकत होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी के कशेरुकाओं के बीच में, वो अपूर्ण संधि हुई। और फिर होते हैं पूर्ण संधि, जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है, जैसे हमारे कंधे, कोहनी, घुटने, कूल्हे। इनमें मूवमेंट कैसे होती है? नोट्स में साइनोवियल ड्रव का जिक्र था। हाँ, इन गतिशील जोड़ों में हड्डियों के सिरों पर उपास्थि की परत होती है, और जोड़ के बीच में एक चिकना तरल पदार्थ होता है, साइनोवियल ड्रव। ये लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे मूवमेंट आसानी से हो। इसके कुछ उदाहरण देंगे पूर्ण संधि के? जरूर। जैसे कंधा और कूल्हे का जोड़ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि। इसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे गड्ढे में फिट होता है। इससे हाथ पैर काफी घूम सकते हैं। हाँ, कई दिशाओं में। फिर कोनी और घुटने का जोड़ है, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है ना। हाँ, एक ही तरफ खुलता है। बिल्कुल, ये जोड़ सिर्फ एक प्लेन में मुड़ने देते हैं, और अगर ये जोड़ खासकर कूल्हे या घुटने के खराब हो जाएं तो उन्हें बदलने का ऑपरेशन होता है, जैसे आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। हिप रिप्लेसमेंट काफी आम है आजकल। ओह, अच्छा, एक और बात, हड्डियों को आपस में कौन सी चीज जोड़ती है और हड्डी को मांसपेशी से? बहुत अच्छा सवाल है। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत लचीले रेशे होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट। हाँ, और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले मजबूत रेशे होते हैं कंडरा या टेंडन। अच्छा, लिगामेंट हड्डी से हड्डी और टेंडन मांसपेशी से हड्डी। बिल्कुल, ये दोनों ही हमारे हिलने डुलने, चलने फिरने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि ये पूरा कंकाल तंत्र कैसे काम करता है। हड्डियां, उपास्थि, जोड़, लिगामेंट, टेंडन, ये सब मिलकर हमें आकार देते हैं, सहारा देते हैं, हमारे अंगों की रक्षा करते हैं और हमें गति प्रदान करते हैं। एकदम सही। और जैसा कि नोट्स में भी इशारा किया गया है, ये गति होती है जब मांसपेशियां टेंडन के जरिए हड्डियों को खींचती हैं। पर इसी प्रक्रिया में कभी-कभी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे थकान महसूस होती है। हाँ, वो दौड़ने के बाद जो दर्द होता है। वही। तो अंत में ये सोचने वाली बात है कि ये जो इतना जटिल और अद्भुत सिस्टम है, हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां, इनका तालमेल, इसकी बेहतर समझ से हम अपनी शारीरिक क्षमता को और कैसे बढ़ा सकते हैं, या चोटों से कैसे बेहतर बच सकते हैं, इस पर और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक शरीर के एक सबसे जटिल और सच कहूं तो हैरत अंगेज सिस्टम को, हमारा तंत्रिका तंत्र। हाँ, बिल्कुल। ये वो नेटवर्क है ना, जो हमारे सोचने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ कंट्रोल करता है। सही कहा। और इस पूरे कमाल के सिस्टम का हेडक्वार्टर है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, और उसकी रीढ़ यानी मेरुरज्जु। हाँ, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सोचिए, मस्तिष्क एक तरह का सुपर कंप्यूटर जैसा है। एक कमांड सेंटर। हाँ, कमांड सेंटर, जहाँ सारी जानकारी प्रोसेस होती है, सारे फैसले लिए जाते हैं। और इतना जरूरी है तो कुदरत ने इसकी हिफाजत का भी बहुत खास इंतजाम किया होगा। बिल्कुल किया है। इसे एक मजबूत हड्डी के बक्से, यानी हमारी खोपड़ी, क्रेनियम जिसे कहते हैं, उसमें सहेज कर रखा गया है। अच्छा। और उस बक्से के अंदर भी मतलब सुरक्षा की कई परतें हैं, मेनिंजेस कहते हैं उन्हें। हाँ, वो झिल्लियां सी होती है ना, 3। हाँ, 3 झिल्लियां, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और वो पायामेटर। ये गद्दे की तरह काम करती हैं, और इनके बीच में एक खास तरल भी बहता है,
सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अच्छा, वो शॉक एब्जॉर्बर जैसा। बिल्कुल, जैसे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना, वैसे ही ये मस्तिष्क को झटकों से बचाता है और नमी भी बनाए रखता है। वाह। अच्छा, मस्तिष्क के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं शायद, वजन वगैरह। वजन करीब 1400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो के आसपास होता है औसत। लेकिन यही हमारी धड़कन से लेकर शरीर के संतुलन तक सब संभालता है। और सबसे कमाल की बात जो मुझे लगती है, अगर इसमें सुई चुभ जाए तो इसे खुद दर्द महसूस नहीं होता। है ना अजीब? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो शरीर के बाकी हिस्सों से आने वाले दर्द के सिग्नल को समझता है, पर इसमें खुद दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर नहीं होते। कमाल है। तो आज हम इसी मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों और उनके कामों को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। और हाँ, मेरुरज्जु और बाकी तंत्रिका तंत्र की भूमिका पर भी बात करेंगे। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से से, अग्र मस्तिष्क। यहीं पर हमारी सारी होशियारी छिपी है क्या? हाँ काफी हद तक। अग्र मस्तिष्क में सबसे अहम है सेरिब्रम। ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा है। ओ, इतना बड़ा? हाँ, और यही हमारी सोच, समझ, याददाश्त, सीखने की क्षमता, यहाँ तक कि प्यार, डर, ये सारी भावनाएं भी यहीं से कंट्रोल होती हैं। वो जो सिलवटें सी होती हैं दिमाग पर, उनका क्या काम है? वो सिलवटें, जिन्हें गायरस और सल्कस कहते हैं, वो असल में इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं। ज्यादा जगह मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। समझ गई। और हाइपोथैलेमस, वो भी अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल। हाइपोथैलेमस छोटा सा है मगर बहुत जरूरी काम करता है। उसे आप शरीर का थर्मोस्टैट या कंट्रोल पैनल समझ सकते हैं। थर्मोस्टैट मतलब तापमान कंट्रोल? हाँ, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद, ये सारी जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, उनको यही रेगुलेट करता है। ठीक है। तो सोचने, समझने और जरूरतें पूरी करने के बाद जो हम देखते और सुनते हैं, उसका क्या? वो कहाँ प्रोसेस होता है? उसके लिए है मध्य मस्तिष्क। ये देखने और सुनने से जुड़ी जानकारी के लिए एक जरूरी रिले स्टेशन की तरह काम करता है। इन सिग्नल्स को सही जगह पहुंचाता है। अच्छा, रिले स्टेशन। हाँ। और फिर आता है सबसे पीछे का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क। हाँ, पश्च मस्तिष्क। इसमें 2 मुख्य भाग हैं। पहला सेरिबेलम, जिसे कभी-कभी छोटा दिमाग भी कह देते हैं। छोटा दिमाग। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोल करता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई बारीक काम करते हैं, तो यही हमें सधा हुआ रखता है। जैसे कोई जिम्नास्ट। हाँ बिल्कुल, एक कुशल जिम्नास्ट की तरह, बहुत सटीक कंट्रोल। और दूसरा भाग मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तो बहुत ही बुनियादी काम करता होगा शायद। बिल्कुल बुनियादी, लेकिन जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी काम। जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और सांस लेना, ये सब ऑटोमेटिक मोड में चलता है, यहीं से नियंत्रित होती हैं। अच्छा, और यही मेडुला ऑब्लोंगाटा नीचे जाकर मेरुरज्जु से जुड़ जाता है ना? सही कहा। मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है, वो एक तरह से मस्तिष्क और बाकी शरीर के बीच का, समझ लीजिए, सुपर हाईवे है। सारे संदेश इसी के जरिए आते जाते हैं। हाँ, आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये कई तरह के रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर भी है। जैसे वो गर्म चीज को छूते ही हाथ का पीछे हट जाना। हाँ, वो वाला। बिल्कुल, वो क्लासिक उदाहरण है। ये ऐसी तेज, बिना सोची समझी प्रतिक्रियाएं हैं जिनमें सिग्नल सीधे मेरुरज्जु से ही वापस मांसपेशियों तक चला जाता है। दिमाग तक जाने का इंतजार नहीं करता। नहीं, इंतजार करने का वक्त ही नहीं होता। ये बचाव के लिए जरूरी है। पलक झपकना, घुटने का वो झटका जो डॉक्टर मारते हैं, या मान लीजिए अच्छी खुशबू से मुंह में पानी आना, ये सब इसी के उदाहरण हैं। अच्छा, यानी शरीर का अपना एक ऑटो पायलट सिस्टम भी है, कह सकते हैं। और इसी ऑटो पायलट से जुड़ा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, स्वायत्त मतलब जो अपने आप चलता है, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं। बिल्कुल, जैसे हमारा पाचन, दिल की धड़कन, इन सब पर हमारा सीधा बस नहीं चलता ना? हाँ, इसके 2 हिस्से हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, और परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, परानुकंपी। इन्हें हम शरीर का एक्सीलरेटर और ब्रेक कह सकते हैं क्या, समझने के लिए? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल कह सकते हैं। अनुकंपी सिस्टम जो है वो फाइट या फ्लाइट मोड है। मतलब खतरे के समय वाला? हाँ, खतरे या तनाव के समय ये दिल की धड़कन तेज करता है, सांसें तेज करता है, पसीना लाता है, शरीर को एक्शन के लिए तैयार करता है। और परानुकंपी ब्रेक? हाँ, परानुकंपी सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड है। ये शरीर को शांत करता है, धड़कन धीमी करता है, पाचन को बेहतर करता है।
आराम की स्थिति में ये ज्यादा एक्टिव होता है। तो इन दोनों के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है। सेहत के लिए इनका संतुलन बना रहना चाहिए। और इन सारे संदेशों को लाने ले जाने के लिए नसों का एक पूरा जाल बिछाएं हमारे शरीर में। कितनी नसें होती हैं? हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुख्य रूप से देखें तो 12 जोड़ी नसें सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं, जिन्हें कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं, और 31 जोड़ी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु से निकलती हैं। बाप रे, 12 और 31 जोड़ी? हाँ, ये पूरे शरीर में फैली होती हैं, हर कोने तक संदेश पहुंचाती हैं और लाती हैं। ये वाकई एक अविश्वसनीय नेटवर्क है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि ये सिस्टम कैसे हमारे सचेत निर्णयों, जैसे मैंने सोचा और हाथ उठाया, और पूरी तरह से स्वचालित अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं, जैसे पलक झपकना या गर्म से हाथ हटा लेना, इनके बीच इतनी सहजता से तालमेल बिठाता है। हाँ, ये तो है। ये रिफ्लेक्स एक्शंस जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, अक्सर हमारी सुरक्षा के लिए कितने जरूरी होते हैं, और ये सब पर्दे के पीछे बिना हमें पता चले लगातार चलता रहता है। ये अपने आप में एक गहरा सवाल है कि ये चेतना और स्वचालन का जो संतुलन है, ये आखिर काम कैसे करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली पर बात करने वाले हैं जी। मानव उत्सर्जन तंत्र। हमारे पास विज्ञान की किताबों के कुछ अंश हैं, तो उन्हीं को आधार बनाकर समझेंगे कि भाई हमारा शरीर ये अंदर की सफाई कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कचरा बाहर फेंकना नहीं है, ये शरीर के अंदर एक कह सकते हैं स्थिर माहौल बनाए रखने का एक बड़ा ही गजब का सिस्टम है। अच्छा। हाँ, फेफड़े, त्वचा, लिवर, आंतें, ये सब मदद करते हैं इसमें। पर आज के हमारे हीरो तो वृक्क हैं, यानी गुर्दे। हाँ, गुर्दे। मैंने भी सुना है ये छोटे से सेम के बीज जैसे दिखते हैं, पर रोजाना पता नहीं कितना काम करते हैं। तो शरीर में होते कहाँ हैं ये? देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होते हैं। पेट में थोड़ा पीछे की ओर एक जोड़ी। एक जोड़ी? जी। हर एक का वजन कोई 140 ग्राम के आसपास। बाहर से देखेंगे तो उभरे हुए और अंदर की तरफ थोड़े धसे हुए। उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम। और अंदर क्या होता है इनके? क्या ये बस खून छानने वाली कोई मशीनें हैं? उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अंदर मोटे तौर पर 2 हिस्से समझिए, एक बाहरी पतला सा हिस्सा कॉर्टेक्स और एक भीतरी मोटा हिस्सा मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। हाँ, मेडुला में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे चलकर एक कीप जैसी जगह में खुलते हैं, रीनल पेल्विस, और यहीं से फिर वो नली मूत्रवाहिनी निकलती है। अच्छा, जो मूत्र को मूत्राशय ब्लैडर तक ले जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये खून साफ करने का जो असली काम है वो कहाँ हो रहा है? आपने कहा लाखों छोटी इकाइयां होती है। हाँ, वही तो असली चीज है। वो है नेफ्रॉन। हर गुर्दे में करीब 10 लाख। 10 लाख? जी, 10 लाख। ये ही असल में काम करते हैं। आप सोचिए, ये नन्ही सी नलिकाएं हैं, पर 2 बड़े महत्वपूर्ण काम करती हैं। पहला तो है खून से फालतू चीजें जैसे यूरिया वगैरह छानकर अलग करना। इसे कहते हैं निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। और ये काम होता है एक खास फिल्टर में, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, ठीक है। और दूसरा काम? वो और भी ज्यादा स्मार्ट है। वो है पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। पुनरावशोषण मतलब ये कि जो तरल छनकर आया है ना, उसमें से काम की सारी चीजें जैसे ग्लूकोज, जरूरी मिनरल्स, पानी, उनको वापस सोखकर खून में भेज देना। अरे वाह, है ना कमाल? जैसे कूड़े के ढेर से आप कीमती सामान वापस निकाल रहे हो। ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो जो बच गया वही मूत्र है फिर? हाँ, बिल्कुल वही मूत्र। उसकी क्या खासियत होती है? रंग, मात्रा? आमतौर पर ये हल्का पीला सा होता है, ट्रांसपेरेंट। पीला रंग एक पिगमेंट यूरोक्रोम की वजह से आता है। यूरोक्रोम? जी, वो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, और दिन भर में एक स्वस्थ व्यक्ति में करीब 1.5 लीटर मूत्र बनता है। 1.5 लीटर रोज? और इसका पीएच सुना है एसिडिक होता है? मूत्र थोड़ा अम्लीय यानी एसिडिक होता है। पीएच करीब 4.5 से 8.6 के बीच बदलता रहता है, पर आमतौर पर 6 के आसपास। इसमें 96% तो पानी ही होता है, बाकी 2% यूरिया और फिर बहुत थोड़ी मात्रा में बाकी चीजें। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि गुर्दे सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये संतुलन भी बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी काम है। ये खून का पीएच सही बनाए रखते हैं, शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणी दाब नियंत्रण कहते हैं। पानी का संतुलन? हाँ, और इतना ही नहीं, ये एक हार्मोन भी बनाते हैं, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन? जी, यह हार्मोन बोन मैरो को लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज बनाने के लिए सिग्नल देता है।
तो एक तरह से हमारी एनर्जी लेवल के लिए भी ये जरूरी हैं। ये सच में शरीर के मास्टर बैलेंसर हैं। कमाल है। तो फिर उत्सर्जन में लिवर और त्वचा का क्या रोल रहता है? देखिए, लिवर यानी यकृत भी बहुत अहम है। शरीर में प्रोटीन टूटने से अमोनिया बनता है जो बहुत जहरीला होता है। लिवर उसे कम जहरीले यूरिया में बदल देता है। अच्छा, तो यूरिया लिवर में बनता है? हाँ, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर गुर्दे उस यूरिया को खून से निकालकर मूत्र के रास्ते बाहर भेज देते हैं। और लिवर शराब जैसी जहरीली चीजों को डिटॉक्सिफाई, मतलब उनका जहर कम करने का भी काम करता है। और त्वचा? स्किन? त्वचा में जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां, वो पानी और कुछ नमक वगैरह निकालकर शरीर का तापमान कंट्रोल करती हैं और थोड़ी बहुत सफाई भी। कभी कभी गुर्दे में पथरी की समस्या सुनते हैं। वो क्या चीज है? और अगर गुर्दे काम करना बंद कर दें तब? पथरी वो अक्सर कैल्शियम ऑक्सैलेट जैसे कुछ केमिकल के क्रिस्टल जमने से बन जाती है। काफी दर्दनाक हो सकती है। और अगर गुर्दे ठीक से काम न करें या फेल हो जाएं, तो फिर खून साफ करने के लिए डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। डायलिसिस, वो मशीन वाला प्रोसेस? हाँ, वो मशीन एक कृत्रिम गुर्दे की तरह काम करती है। खून को मशीन से गुजारकर उसमें से यूरिया और दूसरी फालतू चीजें निकाली जाती हैं। ये ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करता है। समझ गई। अच्छा, एक और बात, शराब पीने से या फिर लंबे व्रत, फास्टिंग वगैरह रखने से क्या असर पड़ता है इन पर? शराब पीने से एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन या ADH, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये हार्मोन गुर्दों को पानी बचाने का सिग्नल देता है। अच्छा। तो जब ये कम होता है तो गुर्दे ज्यादा पानी बाहर निकालते हैं, इसलिए बार बार पेशाब आता है और डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। और उपवास? लंबे समय तक उपवास रखने पर शरीर एनर्जी के लिए फैट और फिर मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका बोझ गुर्दों पर बढ़ जाता है। इसलिए लंबे उपवास का सबसे ज्यादा असर गुर्दों पर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुर्दे हमारे शरीर के लिए सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये जीवन रक्षक संतुलन बनाने वाले अंग हैं। लिवर, त्वचा, फेफड़े, इन सब के साथ मिलकर ये शरीर को स्वस्थ और एक्टिव बनाए रखते हैं। वाकई ये सोचना कितना अद्भुत है कि हमारा शरीर अंदर ही अंदर कितनी बारीकी से ये सारा संतुलन साधता रहता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी आदतें, हमारा खान पान, जैसे हम कितना पानी पीते हैं या फिर शराब का सेवन, ये सब इस नाजुक संतुलन को कैसे बिगाड़ सकते हैं, है ना? शायद इस पर हम सबको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। यानी रक्त और शरीर में इसके घूमने फिरने के सिस्टम पर, मतलब परिसंचरण तंत्र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्ते। हाँ, तो जो स्रोत है हमारे पास वो बताते हैं कि खून एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ, तरल संयोजी ऊतक, और ये भ्रूण की मीसोडर्म परत से बनता है ना? बिल्कुल। इसका pH भी करीब 7.4 रहता है, मतलब हल्का सा क्षारीय, एल्कलाइन। और मात्रा एक सेहतमंद इंसान में शायद 5 से 6 लीटर। जी हाँ, लगभग इतना ही, 5-6 लीटर्स। तो इसका मुख्य काम क्या हुआ? मतलब बॉडी में चीजें पहुंचाना। हाँ, एक तो ट्रांसपोर्टेशन, जरूरी चीजों का परिवहन, और दूसरा शरीर का तापमान बनाए रखना, हीट रेगुलेशन। अच्छा, और इसका जो लिक्विड हिस्सा है, प्लाज्मा, वो तो करीब 55% होता है। जी, खून का आधे से ज्यादा। और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि 90% तो सिर्फ पानी ही है। अरे वाह, 90% पानी, और बाकी 10% में फिर? बाकी 10% में प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी। फाइब्रिनोजिन तो वो है ना जो खून का थक्का जमाने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, और इसी प्लाज्मा में तैरती हैं खून की कणिकाएं। हाँ, वो कोशिकाएं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। जी, इनमें सबसे ज्यादा करीब 90% तो लाल रक्त कणिकाएं यानी RBCs ही होती हैं। इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। और ये लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती है। हाँ, इनका जीवन काल करीब 120 दिन का होता है। और इन्हीं में होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून का रंग लाल है। बिल्कुल, ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़कर ले जाता है। अच्छा, एक बात सुनी थी कि ज्यादा हीमोग्लोबिन रखने के लिए ही स्तनधारियों की RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ये सही है, ज्यादा जगह मिलती है हीमोग्लोबिन के लिए। सिवाय ऊंट के, उसमें होता है शायद। जी हाँ, ऊंट और लामा में अपवाद है, उनकी RBCs में केंद्रक होता है। और कॉकरोच का खून सफेद क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता। सही, उनमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोलिम्फ होता है, जिसमें ऑक्सीजन ले जाने वाला पिगमेंट अलग होता है और वो रंगहीन होता है।
तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। जी हाँ, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। और ये आरबीसीज बनती कहाँ है? बोन मैरो में? हाँ, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में, और नष्ट होती हैं प्लीहा मतलब स्प्लीन में। अच्छा, इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बिल्कुल। अब श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBCs या ल्यूकोसाइट्स की बात करें। हाँ, इनका जीवन काल तो काफी कम होता है ना, 1 से 4 दिन। जी, बहुत कम, पर इनका काम बहुत जरूरी है, शरीर को इन्फेक्शन से बचाना। ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है। इनकी संख्या कितनी होती है? कुछ हजार? हाँ, करीब 5 से 9 हजार प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो? वो ल्यूकीमिया होता है। हाँ, इनकी असामान्य और अनियंत्रित बढ़त ही ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया कहलाती है। ओके। और तीसरी तरह की कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये सिर्फ स्तनधारियों में मिलती हैं। और इनका काम है खून का थक्का बनाना, क्लॉटिंग। बिल्कुल, चोट लगने पर खून को बहने से रोकना। ये एक पूरी प्रक्रिया है, कई स्टेप्स होते हैं इसमें। हाँ, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और फाइब्रिनोजन, ये सब मिलके काम करते हैं। जी, आखिर में फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है, जो एक जाल जैसा बनाकर खून को रोक देता है। लेकिन शरीर के अंदर नसों में खून क्यों नहीं जमता? उसके लिए एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, हेपारिन। ये नसों में खून को जमने से रोकता है। अच्छा। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। ये A, B, AB, O, इनकी खोज किसने की थी? लेंस्टीनर। हाँ, कार्ल लेंस्टीनर ने 1900 में। ये जो फर्क है, ये आरबीसी की सतह पर मौजूद खास प्रोटीन एंटीजन की वजह से है। एंटीजन ए और एंटीजन बी। जी, और प्लाज्मा में इनके विपरीत एंटीबॉडी होती हैं, एंटी ए और एंटी बी। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैचिंग जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया, मान लीजिए ग्रुप ए वाले को ग्रुप बी का, तो ग्रुप ए वाले की एंटी बी एंटीबॉडी ग्रुप बी की आरबीसीज पर हमला कर देंगे और वो चिपक जाएंगी, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। हाँ, वो गुच्छे बना लेंगी, जिससे खून की नलियां ब्लॉक हो सकती हैं और ये जानलेवा हो सकता है। तो ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर हुआ क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। सही, ओ नेगेटिव असल में, और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती प्लाज्मा में। फिर 1940 में लैंस्टीना और वीनर ने एक और फैक्टर खोजा, RH फैक्टर। हाँ, रीसस बंदर में। ये भी एक तरह का एंटीजन है आरबीसी पर। तो जिनमें ये होता है वो RH पॉजिटिव और जिनमें नहीं वो RH नेगेटिव। जी, और ट्रांसफ्यूजन में इसका भी ध्यान रखना होता है। RH प्लस वाले को RH प्लस का और RH माइनस वाले को RH माइनस का ही खून देना चाहिए। पहली बार गलत चढ़ाने पर शायद उतनी दिक्कत ना हो, पर दूसरी बार बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पहली बार के बाद शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। गर्भावस्था में भी इसका ध्यान रखना पड़ता है, अगर माँ RH माइनस हो और बच्चा RH प्लस। अच्छा, अब जरा सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। ये 2 तरह का होता है, खुला और बंद। हाँ, ओपन और क्लोज्ड। ओपन होता है जैसे कीड़ों में, कॉकरोच में, खून थोड़ी देर नसों में बह के फिर बॉडी कैविटी में आ जाता है। और बंद वाला हम इंसानों में, जिसमें खून हमेशा नसों में ही रहता है। बिल्कुल, धमनियों, आर्टरीज और शिराओं, वेन्स के बंद जाल में। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। हमारा दिल तो 4 चेंबर वाला पंप है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हाँ, औसतन 72 बार। और ब्लड प्रेशर नापने के लिए वो मशीन होती है, स्फिग्मोमेनोमीटर। हाँ, और नॉर्मल रीडिंग 120/80 mmHg होती है। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। जी, और दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखते हैं। तो हमने खून के घटकों से लेकर ब्लड ग्रुप, क्लॉटिंग और सर्कुलेशन तक काफी कुछ कवर कर लिया। हाँ, काफी जटिल और अद्भुत सिस्टम है ये भी जानना रोचक है कि खून के बहाव की गति मापने के लिए कभी-कभी रेडियो सोडियम जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स भी इस्तेमाल होते हैं। वाकई कमाल की व्यवस्था है। और ये सब सोचने पर एक सवाल उठता है कि क्या भविष्य में आर्टिफिशियल ब्लड या ब्लड सब्स्टिट्यूट्स बन पाएंगे? ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कैसे पूरी होगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर काफी शोध चल भी रहा है। ये वाकई आगे की खोज का विषय हो सकता है। कोशिश करेंगे कि खाने के ये जो जरूरी हिस्से हैं वो कौन से हैं और क्यों जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। तो देखिए, खाना शरीर में जाता है, पचता है, और जो बेकार चीजें हैं
वो बाहर निकल जाती हैं। यहीं से मतलब पोषण का पूरा सिलसिला शुरू होता है। हाँ। इस दस्तावेज के हिसाब से देखें तो पोषण के मोटे तौर पर 3 तरीके बताए गए हैं। एक तो पूर्णभोजी, मतलब हमारी तरह ठोस या तरल खाना खाने वाले। जी। दूसरे परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और तीसरे मृतोपजीवी, जो गली सड़ी चीजों से पोषण लेते हैं। हाँ, अपघटक जिन्हें कहते हैं। सही। और हम यानी इंसान पूर्णभोजी में आते हैं। इसमें भी फिर शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं और हमारी तरह सर्वाहारी भी हैं। बिल्कुल। और अपमार्जक भी होते हैं, जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। हाँ, स्कैवेंजर्स। तो चलिए खाने के इन जरूरी हिस्सों को जरा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, आमतौर पर जिन्हें कार्ब्स कह देते हैं। हाँ, कार्ब्स। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने यौगिक हैं। एक खास अनुपात होता है 1.2.1 और शरीर की लगभग आप मानिए 50 से 79% ऊर्जा इन्हीं से मिलती है। 50 से 79%, मतलब हमारी रोज की भागदौड़ के लिए ज्यादातर ईंधन यहीं से? हाँ, बिल्कुल। समझिए कि ये प्राइमरी फ्यूल सोर्स है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, ये सब इसके बढ़िया स्रोत हैं। दस्तावेज में लिखा भी है कि 100 ग्राम पके चावल में करीब 25.5 ग्राम कार्ब्स होते हैं। और ये भी था कि 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो मतलब ये फौरन एनर्जी देते हैं। हाँ, इंस्टेंट। बिल्कुल, ये तेजी से ऊर्जा देते हैं और साथ ही शरीर में स्टार्च के रूप में जमा भी रहते हैं ताकि बाद में काम आ सकें। एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा। इतना ही नहीं, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए उनके भी हिस्से हैं। ओह। और वो बासमती चावल वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। उसमें एमाइलोज नाम का स्टार्च ज्यादा होता है ना, इसलिए वो पकने पर ज्यादा लंबे हो जाते हैं। अरे वाह, ये नहीं पता था। अच्छा, अब प्रोटीन पर आते हैं। सुना है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़े जरूरी हैं। बॉडी बिल्डिंग से कई ज्यादा। हाँ, वो एक काम है, पर प्रोटीन असल में करीब 20 तरह के अमीनो एसिड से बने होते हैं और हमारे शरीर का लगभग 15% हिस्सा प्रोटीन ही है। 15%? जी। इनका काम सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि, टूट-फूट की मरम्मत करना, एंजाइम बनाना, हार्मोन बनाना जो शरीर के संदेशवाहक हैं। अच्छा। खून में ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन के जरिए, और हाँ, बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बनाना भी, ऊतक निर्माण भी, बहुत काम है। तो फिर इनके स्रोत क्या हैं? मतलब कहाँ से मिले हैं? सबसे अच्छा स्रोत तो सोयाबीन है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। फिर मूंगफली, दालें, दूध, पनीर, अंडा, मांस, ये सब है। गेहूं की रोटी में भी ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। हाँ, ग्लूटेन। अच्छा, दूध के बारे में भी कुछ खास बातें थी दस्तावेज में, जैसे उसका सफेद रंग किसी प्रोटीन से होता है। हाँ, वो केसीन नाम का प्रोटीन है। और गाय के दूध में जो हल्का पीलापन होता है ना, वो केसीन के साथ साथ कैरोटीन की वजह से होता है। अच्छा। और दूध की मिठास लैक्टोज शुगर से आती है। एक और बात, बचपन में रेनिन नाम का एंजाइम होता था जो दूध के प्रोटीन को पचाता था। ये करीब 8 साल की उम्र तक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओह, तभी शायद बड़े लोगों को दूध पचाने में कभी-कभी दिक्कत होती है। हो सकती है, बिल्कुल। और हाँ, प्रोटीन की कमी बहुत गंभीर हो सकती है, खासकर बच्चों में। क्वाशियोरकोर और मरासमस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। समझ गया। तो कार्ब्स हो गए, प्रोटीन हो गए। अब आते हैं वसा यानी फैट्स पर। इनको लेकर तो काफी गलतफहमियां रहती हैं। प्रोटीन से करीब 4 किलो कैलोरी ही मिलती है। दुगनी से भी ज्यादा। बाप रे। इनका काम सिर्फ ऊर्जा देना ही नहीं है, ये त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर का तापमान ठीक रखते हैं, हमारे अंदरूनी अंगों को चोट से बचाते हैं और खाने को स्वादिष्ट भी तो बनाते हैं। हाँ, वो तो है। पर क्या सारे फैट्स एक जैसे होते हैं? दस्तावेज में संतृप्त और असंतृप्त फैट्स का जिक्र था। नहीं, वो अलग होते हैं। संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैट्स, ये ज्यादातर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे मक्खन, घी, नारियल तेल। अच्छा। और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड फैट्स ये तरल होते हैं, जैसे ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल, सूरजमुखी, सरसों और मछली का तेल। सूरजमुखी का तेल काफी अच्छा माना जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। और वो ओमेगा 3 कुछ होता है। हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये खून की नलियों में वसा को जमने से रोकने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत अलसी है, जिसे तीसी भी कहते हैं। अलसी, ठीक है। और ट्रांस फैट, वो क्या है? उनसे बचने की सलाह दी जाती है। ये अक्सर हाइड्रोजनीकृत तेलों जैसे वनस्पति घी और कुछ पशु वसा में पाए जाते हैं। ये सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। समझ गया। चलिए, अब उन छोटी मगर बेहद जरूरी चीजों की बात करते हैं, विटामिन्स। ये क्या काम करते हैं? देखिए, विटामिन सीधे ऊर्जा तो नहीं देते,
लेकिन ये शरीर के अंदर होने वाली हजारों केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसीलिए इन्हें सहायक आहार कारक भी कहा गया है। ये 2 तरह के होते हैं। कुछ पानी में घुल जाते हैं जैसे विटामिन बी और सी, और कुछ फैट यानी वसा में घुलते हैं जैसे ए, डी, ई और के। और इनके काम क्या क्या हैं? जैसे विटामिन ए, वो आंखों के लिए शायद। बिल्कुल, विटामिन ए यानी रेटिनॉल आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी हो सकती है। ये यकृत में जमा होता है और गाजर, हरी सब्जियों, पपीते में खूब मिलता है। और B12? विटामिन B12 या कोबालामीन, इसमें कोबाल्ट धातु होती है। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। ये भी लिवर में 4-5 साल तक जमा रह सकता है। ओह, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, त्वचा के लिए अच्छा है। खट्टे फलों, आंवला, मिर्च में मिलता है, लेकिन शरीर इसे जमा नहीं कर सकता, तो रोज लेना पड़ता है। रोज? अच्छा। और डी? विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, ये हड्डियों के लिए है। इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी त्वचा धूप में इसे बना सकती है। कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। और विटामिन के यानी फिलोक्विनोन, ये खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि विटामिन B12 और के दोनों को हमारे आंत में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी बनाते हैं। कमाल है। अच्छा, और आखिर में मिनरल्स यानी खनिज लवण, ये क्या है? हाँ, खनिज लवण ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब इनमें कार्बन नहीं होता। ये भी ऊर्जा नहीं देते, पर इनके बिना शरीर का काम ठीक से नहीं चल सकता। क्या काम करते हैं ये? बहुत सारे काम, जैसे नसों का संदेश भेजना, एंजाइम का ठीक से काम करना, हड्डियों और दांतों की बनावट, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, इन सब में मिनरल्स की भूमिका है। कौन कौन से मुख्य हैं? फॉस्फोरस है जो एसिड बेस बैलेंस बनाता है। पोटेशियम है जो सेब में काफी होता है, ये हार्ट रेट कंट्रोल करता है। आयरन यानी लौह तत्व जो खून के लिए जरूरी है, पालक, हरी सब्जियां, करौंदा में खूब होता है। कैल्शियम तो है ही हड्डियों और दांतों के लिए। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज यही दिखाता है कि एक संतुलित आहार जिसमें ये सभी पोषक तत्व, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सही मात्रा में हो, वो कितना जरूरी है। सही बात है। एक आखिरी दिलचस्प बात जो स्रोत में मिली वो बताना चाहूंगी। ताजे फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स? हाँ, ऑक्सीकरण रोधी तत्व। जी। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ हानिकारक कण बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको बेअसर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें स्वस्थ रखने और शायद लंबी उम्र देने में भी मदद कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे हमारे रोज के खाने के छोटे छोटे चुनाव अंदरूनी तौर पर सेल्यूलर लेवल पर हमारी सेहत पर इतना बड़े नेटवर्क पर बात करने वाले हैं। जी। हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे पास कुछ विज्ञान से जुड़े लेख हैं इस पर। बिल्कुल, एक बेहद दिलचस्प विषय है ये। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये हार्मोन आखिर हैं क्या, काम कैसे करते हैं और कौन सी ग्रंथियां इन्हें बनाती हैं। पता है, हार्मोन शब्द का मतलब ही है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हाँ, ग्रीक से आया है ये शब्द, उत्तेजित करना, क्योंकि ये करते भी यही हैं, शरीर की क्रियाओं को शुरू करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो मतलब ये केमिकल मैसेंजर हुए। एग्जैक्टली, रासायनिक संदेशवाहक। इन्हें बनाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये ग्रंथियां, इनकी खासियत ये है कि इनमें डक्ट्स नहीं होते, मतलब नलिकाएं नहीं होती। जी हाँ, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। ये अपने हार्मोन्स सीधे खून में छोड़ देती हैं। अच्छा। और खून के जरिए ही ये फिर पूरे शरीर में पहुंचते हैं जहां भी इनकी जरूरत होती है। रोल क्या है? अरे बहुत बड़ा रोल है। आप सोचिए, हमारा विकास, मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हम खाते हैं उससे ऊर्जा कैसे बनती है, हमारा मूड, नींद, तनाव से कैसे निपटते हैं, यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता भी, सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में एक तरह से। बाप रे, मतलब ये शरीर के मैनेजर जैसे हो गए। हाँ, कह सकते हैं। ये पक्का करते हैं कि अलग अलग अंग सही समय पर सही काम करें। वैसे शरीर में ग्रंथियां 3 तरह की होती है ना, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। जी। बहिर्स्रावी जैसे पसीने की ग्रंथि या लार ग्रंथि, जिनकी अपनी नलिकाएं होती हैं। अंतःस्रावी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे पीयूष, थायराइड। और मिश्रित जैसे अग्न्याशय, जो दोनों तरह का काम करती है। चलिए, तो फिर कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर और उनके हार्मोन पर बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि से शुरू करें।
वो जो दिमाग के पास होती है, उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये कई दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम को भी कंट्रोल करती है। अच्छा। ये खुद भी कई जरूरी हार्मोन बनाती हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। हाँ, ग्रोथ हार्मोन, इससे हाइट बढ़ती है। जी, अगर ये बचपन में ज्यादा बन जाए तो शरीर बहुत विशाल हो जाता है, जिसे जाइगेंटिज्म कहते हैं, और कम रह जाए तो बौनापन, डॉर्फिज्म। बिल्कुल, और यही ग्रंथि ऑक्सीटोसिन भी बनाती है। ऑक्सीटोसिन, वो जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, वही। ये माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग के लिए जरूरी है और डिलीवरी के समय और बाद में दूध बनने में भी मदद करता है। और एक और अहम हार्मोन है ADH या वैसोप्रेसिन। ये शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। अच्छा, अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर पानी रोक नहीं पाता, बहुत ज्यादा पेशाब आता है। इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये शुगर वाली डायबिटीज से अलग है। समझ गई, मतलब ये छोटी सी ग्रंथि कितने बड़े बड़े काम संभालती है। अच्छा, अब थायराइड पर आते हैं, जो गले में होती है। जी, थायराइड ग्रंथि ये श्वास नली के पास होती है, तितली के आकार की। ये बनाती है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन, इसके लिए आयोडीन जरूरी होता है ना? हाँ, बहुत जरूरी। थायरॉक्सिन में आयोडीन होता ही है, और ये हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म की स्पीड को कंट्रोल करता है, मतलब शरीर कितनी तेजी से ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आयोडीन कम हो जाए खाने में, जैसे पहाड़ी इलाकों में होता था पहले, तो थायराइड ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बनाने के चक्कर में सूज जाती है। उसे ही घेंगा या गोइटा कहते हैं। अच्छा, और बच्चों में अगर थायरॉक्सिन कम बने तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसे क्रिटिनिज्म कहते हैं। और बड़ों में? बड़ों में इसकी कमी से सुस्ती आती है, वजन बढ़ता है, ठंड ज्यादा लगती है। इसे मिक्सिडीमा कहते हैं। ओह, तो आयोडीन वाला नमक खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस हार्मोन पर जिसका नाम सुनते ही एक्शन याद आता है, एड्रेनलिन, वो लड़ो या भागो वाला। हाँ, एड्रेनालिन। ये आता है एड्रिनल ग्रंथियों से। इन्हें अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह बैठी होती हैं। और ये कब निकलता है? जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे बहुत गुस्सा आया या डर लगा या तनाव हुआ। तो ये क्या करता है? ये शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करता है। दिल जोर से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है, शुगर रिलीज होती है ताकि फौरन एनर्जी मिले, ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। एग्जैक्टली। ये है हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म, शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। कमाल है। अच्छा, अब उस मिश्रित ग्रंथि पर आते हैं, अग्न्याशय, पैनक्रियास। जी, अग्न्याशय। ये मिश्रित है क्योंकि इसका एक हिस्सा बहिस्रावी पाचन वाले एंजाइम बनाता है जो नलिका से आंत में जाते हैं, और दूसरा हिस्सा जो अंतःस्रावी है वो हार्मोन बनाता है। और वो हार्मोन कौन से हैं? वो हिस्सा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन, ये तो बहुत सुना है, डायबिटीज से जुड़ा है। हाँ, इंसुलिन का काम है खून में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ये कोशिकाओं को सिग्नल देता है कि वो खून से ग्लूकोज ले लें और उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करें या स्टोर कर लें। इसकी खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी शायद। जी हाँ, और इसमें जिंक धातु भी होती है। अच्छा, और अगर इंसुलिन कम बने या कोशिकाएं इसके सिग्नल को ना समझें तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी को डायबिटीज मिलेटस कहते हैं, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहा जाता है। और ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करता है। बिल्कुल। जब खून में शुगर कम होती है तो ग्लूकागॉन लिवर को सिग्नल देता है कि वो स्टोर की हुई शुगर को खून में छोड़े ताकि शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। दोनों मिलकर ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं लिंग हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जी, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथियों का ही काम है। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये पुरुषों वाले लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, मांसपेशियों का विकास। और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। एस्ट्रोजन महिला लक्षणों जैसे स्तनों का विकास के लिए और प्रोजेस्टेरॉन मासिक चक्र और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये प्रजनन के लिए और हमारी पहचान के लिए भी बेहद जरूरी हुआ है। निश्चित रूप से। सूत्रों में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें थी, जैसे कि पैराथायरॉइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल नहीं होती। हाँ, ये एक दिलचस्प अपवाद है। पैराथायरॉइड ग्रंथियां जो थायराइड के पास ही होती हैं, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं
और ये पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से स्वतंत्र काम करती हैं। और व्यायाम करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। रेगुलर एक्सरसाइज ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बूस्ट करती है, जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए अच्छा है। और वो फेरोमोन वाली बात कीटो में? हाँ, फेरोमोन थोड़े अलग होते हैं। ये शरीर के बाहर छोड़े जाते हैं और उसी प्रजाति के दूसरे जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे साथी को आकर्षित करना। ये तकनीकी रूप से हार्मोन नहीं है, पर हैं केमिकल सिग्नल ही। और पौधों में भी ऐसा कुछ होता है, फलों को पकाने वाला? जी, पौधों में भी हार्मोन होते हैं जो उनके विकास को कंट्रोल करते हैं। जैसे एथिलीन नाम की गैस, ये एक प्लांट हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करती है। वाह, मतलब ये केमिकल सिग्नलिंग सिर्फ जानवरों में ही नहीं, पौधों में भी है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये हार्मोन कितने जटिल और कितने जरूरी हैं। शरीर के अंदर ये एक अदृश्य नेटवर्क की तरह काम करते हैं, हर चीज को बैलेंस में रखते हैं। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कतें शुरू। हाँ, तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनका संतुलन बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण है। हमारे स्रोतों में एंडोर्फिन का भी जिक्र था, जो शरीर का अपना पेन किलर है। जी, एंडोर्फिन व्यायाम करने पर या खुशी महसूस होने पर रिलीज होते हैं, दर्द कम करते हैं और मूड अच्छा करते हैं। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन जैसा काम करते हैं। और टैक्सोल जैसी दवाएं जो कैंसर के इलाज में काम आती हैं, वो भी तो पौधों से मिलती हैं। ये सब सोचकर लगता है कि प्रकृति में और हमारे शरीर में न जाने और कितने ऐसे रसायन हैं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं, या जिनका सही इस्तेमाल करना भी बाकी है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली खोज है। चिकित्सा विज्ञान लगातार इन केमिकल्स को समझने और उनका उपयोग बीमारियों के इलाज में करने की कोशिश कर रहा है। काफी कुछ जानना बाकी है अभी। पहला पल। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल। और इसमें एक हैरत अंगेज बात यह है कि पुरुष शुक्राणु पुरुष के शरीर में तो लगभग महीने भर तक जीवित रह सकते हैं, पर महिला जनन पथ में निषेचन के लिए उनकी मोहलत बस 48 से 72 घंटे की होती है। है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इसी पूरी रोमांचक प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम इसके सबसे दिलचस्प पहलुओं पर बात करें। अच्छा, तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। मानव मतलब हम इंसान एक लिंगी प्राणी हैं। सही कहा। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवेरीज होते हैं। ये मुख्य जनन अंग हैं। और निषेचन मतलब वो प्रक्रिया जहां शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, वो कहाँ होती है? वो होती है महिला की डिंबवाहिनी नली में, जिसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ओके। हाँ, लाखों शुक्राणुओं की दौड़ में बस सिर्फ एक शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंचकर उसे निषेचित कर पाता है। सिर्फ एक? हाँ, और जब ये नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है। युग्मनज जाइगोट कहते हैं इसे। जाइगोट? ये द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड होती है। इसमें माता और पिता दोनों के गुणसूत्रों का पूरा सेट होता है। समझिए जीवन का पहला ब्लूप्रिंट। कमाल है, एक अकेली कोशिका में सब कुछ। फिर ये युग्मनज कैसे बढ़ता है आगे? अच्छा सवाल है। जैसे ये बनता है, इसमें तुरंत विभाजन शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से। इसे समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन? हाँ, मतलब 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ती जाती हैं। कोशिकाओं का एक तरह से विस्फोट होता है। और इसी शुरुआती समय में ही ये तय हो जाता है कि संतान लड़का होगा या लड़की। बिल्कुल, ये लिंग निर्धारण भी इसी समय होता है। देखिए, महिला के अंडाणु में हमेशा X गुणसूत्र होता है। हमेशा X, ओके। हाँ, लेकिन पुरुष के शुक्राणु में X भी हो सकता है और Y भी। तो ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। अच्छा। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिला तो नतीजा होगा XX यानी लड़की। XX मतलब लड़की, ठीक है। और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिला तो नतीजा XY यानी लड़का। तो असल में बच्चे का लिंग क्या होगा ये पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। ये जानना बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बात बहुत लोगों को शायद पता नहीं होती। अच्छा, अब ये जो नन्हा सा भ्रूण बन रहा है, उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। वो तो बहुत ही नाजुक होता होगा। बिल्कुल। कुदरत का इंतजाम देखिए। भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। इसे उल्ब
या एमनियॉन कहते हैं। एमनियॉन। हाँ, ये एक थैली जैसी होती है जिसमें एक खास तरल पदार्थ एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ये उस तरल में तैरता रहता है। अच्छा, जैसे पानी में। हाँ, समझिए एक तरह का उसका अपना मिजी सागर। ये तरल उसे सूखने से बचाता है और बाहरी दबाव या झटकों से भी सुरक्षित रखता है। एक कुदरती शॉक एब्जॉर्बर जैसा। कमाल का सुरक्षा कवच। और वो पहला संकेत जीवन का, जी, दिल की धड़कन, वो कब सुनाई देती है या शुरू होती है? वो पल तो वाकई जादुई होता है और ये बहुत जल्दी होता है। आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे या 5वें सप्ताह में ही भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। चौथे या 5वें हफ्ते में, यानी 1 महीने के आसपास ही? हाँ, सोचिए गर्भाधान के बस 1 महीने के अंदर ही कोशिकाओं का वो छोटा सा समूह एक धड़कता हुआ दिल बन जाता है। ये दिखाता है कि विकास कितनी तेजी से होता है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। इस शुरुआती दौर में, मतलब 5वें हफ्ते तक, और क्या खास होता है? इस समय तक भ्रूण में 3 बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण परतें बन जाती हैं: एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ये क्या है? इन्हें जननिक परतें कहते हैं। समझिए, ये 3 मास्टर लेयर्स हैं जिनसे भविष्य में शरीर के सारे अलग अलग अंग और ऊतक विकसित होंगे। अच्छा, मतलब ये नींव हैं? बिल्कुल। जैसे एक्टोडर्म से त्वचा, बाल, नाखून और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग और नसें बनती हैं। मीसोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां, खून, दिल वगैरह। और एंडोडर्म से हमारे अंदरूनी अंग जैसे पाचन तंत्र, फेफड़े, लिवर, ये सब बनते हैं। वाह, मतलब सब कुछ प्रोग्राम्ड है। हाँ, एक तरह से ये कोशिकाओं की विशेषज्ञता की शुरुआत होती है। तो ये हो गया शुरुआती ढांचा। इसके बाद का जो समय होता है जन्म तक, उसे क्या कहते हैं? गर्भावस्था के 3रे महीने से लेकर जन्म तक का जो समय है उसे कहते हैं भ्रूण काल या फीटल पीरियड। फीटल पीरियड। हाँ, इस दौरान जो अंग बनने शुरू हुए थे वो तेजी से विकसित होते हैं, बड़े होते हैं और काम करने लायक बनते हैं। और इस पूरे समय भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? पोषण और ऑक्सीजन ये सब माँ के शरीर से ही मिलता है। इसके लिए एक खास अंग बनता है जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ये माँ और भ्रूण के बीच एक कनेक्शन बनाता है। प्लेसेंटा? हाँ, ये सुना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा ही माँ के खून से पोषण और ऑक्सीजन लेकर भ्रूण तक पहुंचाता है और भ्रूण के शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालता है। ये उसकी जीवन रेखा है। समझ गया। और ये पूरी अद्भुत यात्रा, ये सफर कब अपने मुकाम पर पहुंचता है? मतलब जन्म का सामान्य समय क्या माना जाता है? वैसे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर आदर्श रूप से जन्म गर्भाधान के लगभग 266 दिन या 38 सप्ताह बाद होता है। 266 दिन या 38 हफ्ते? हाँ, ये प्रकृति का तय किया हुआ समय है इस पूरी जटिल प्रक्रिया के पूरा होने के लिए। तो संक्षेप में देखें तो शुक्राणु का सीमित जीवन काल, निषेचन का फैलोपियन ट्यूब में होना, लिंग का निर्धारण पिता के शुक्राणु से होना और सिर्फ 4-5 हफ्तों में दिल की धड़कन शुरू हो जाना, ये सब मुख्य बातें हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया, ये कोशिकाओं का एक इतना सटीक, इतना सुनियोजित समन्वय है। सोचिए, एक अकेली कोशिका से शुरू होकर अरबों कोशिकाएं बनती हैं और हर एक को पता होता है कि उसे कब, कहाँ, क्या बनना है। यह सटीकता वाकई हैरान करने वाली है। सही कहा। जीवन की इस एकदम शुरुआती अवस्था के बारे में सोचना, ये सिर्फ जीव विज्ञान की बात नहीं रह जाती। ये तो जैसे अस्तित्व के किसी चमत्कार को देखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। शायद ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि मानव जीवन एक तरफ कितना नाजुक है, कितनी आसानी से कुछ गड़बड़ हो सकती है, और दूसरी तरफ ये कितना लचीला, कितना रिजिलियंट और अद्भुत भी है। इसी संतुलन पर विचार करते हुए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि भाई ये गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, माता पिता से बच्चों में कैसे पहुंचते हैं। आज का अपना मिशन है इन स्रोतों से खास बातें निकालना, और शुरुआत करेंगे ग्रेगर मेंडल के काम से। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना कि जीवन का ये जो ब्लूप्रिंट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ता है, ये वाकई कमाल का है। देखते हैं इन स्रोतों में क्या क्या दिलचस्प बातें। हाँ, तो कहानी शुरू होती है ग्रेगर मेंडल से। उन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। उन्होंने अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। पर मटर ही क्यों? उनमें कुछ खास था क्या? बिल्कुल। मटर में ना कई गुण ऐसे थे जिनके सिर्फ 2 एकदम साफ साफ दिखने वाले रूप थे।
जैसे पौधे की लंबाई, या तो पौधा लंबा होगा या फिर बौना, बीच का कुछ नहीं। या मान लीजिए बीज का रंग, पीला या हरा। अच्छा। मेंडल ने ऐसे 7 जोड़ी विपरीत गुणों को पकड़ा। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ गुण वो क्या कहते हैं हावी रहते हैं, डोमिनेंट, और कुछ दब जाते हैं, मतलब रिसेसिव हो जाते हैं। जैसे लंबाई वाला गुण वो बौनेपन वाले गुण पर हावी था। और सबसे अनोखी बात, स्रोत ये बताते हैं कि मेंडल ने ये सब सिर्फ पौधों को गौर से देखकर और गणित का इस्तेमाल करके पता लगाया। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, बिना कोशिका या डीएनए को देखे कोई ये नियम बना रहा है। हाँ, ये वाकई बड़ी बात थी। उन्होंने वो 3 मुख्य नियम दिए ना, हाँ। भाविता का नियम, पृथक्करण का, हाँ, वो स्वतंत्र अपयोहन का नियम। हाँ, वही। ये नियम ही समझाते हैं कि गुण कैसे अलग होते हैं और फिर अगली पीढ़ी में कैसे जाते हैं। बिल्कुल। तो मेंडल ने तो बाहरी गुणों की बात की जो दिखते हैं, पर कोशिका के अंदर, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर असल में क्या चल रहा होता है, हाँ, ये जानना जरूरी है। तो स्रोत हमें बताते हैं कि इन गुणों को असल में लेकर जाने वाले वाहक होते हैं गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम्स। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं कोशिका के केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस में। अच्छा। इंसानों में हम जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 के जोड़ों में। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि संतान लड़का होगा या लड़की, ये पिता से आने वाले एक खास गुणसूत्र से तय होता है, X या Y। अच्छा, तो इन गुणसूत्रों में ऐसा क्या होता है जो सारी जानकारी रखता है? यहीं पर शायद डीएनए आता है। सही पकड़ा, यहीं आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक अणु है, एक मॉलिक्यूल, जिसमें सारी आनुवांशिक जानकारी, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोड की तरह लिखी होती है। खोजा तो इसे फ्रेडरिक मीशर ने था, पर इसकी जो वो मशहूर बनावट है ना, घुमावदार सीढ़ी जैसी। हाँ, डबल हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिक्स। वो वॉटसन और क्रिक ने बताई थी, और ये बनावट देखकर ही अंदाजा लग गया था कि ये अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा। कमाल है। सही कहा। और इसी डीएनए का एक खास टुकड़ा, एक खंड, जो किसी एक प्रोटीन को बनाने का निर्देश देता है या एक गुण तय करता है, उसे कहते हैं जीन। स्रोत बताते हैं कि जीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले विल्हेल्म जोहानसन ने किया था 1909 में। तो असल में मेंडल ने अनजाने में इन्हीं जीनों के काम करने के तरीके खोज लिए थे। बिल्कुल, यही हैं आनुवांशिकता की बुनियादी इकाइयां, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा एकदम परफेक्ट होती है? मतलब कोई गड़बड़ नहीं होती? स्रोत एक और चीज बताते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। हाँ, ये भी होता है। कभी-कभी डीएनए के क्रम में उसके वो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, उनके क्रम में कोई बदलाव आ जाता है। अच्छा। और बारबरा मैक्लिंटॉक ने तो जंपिंग जीन्स के बारे में भी बताया था कि जीन अपनी जगह भी बदल सकते हैं। अरे वाह। हाँ, और इन बदलावों से कभी-कभी नए गुण भी आ सकते हैं। स्रोतों में एक और शब्द का जिक्र है, सुजननीकी, यानी यूजेनिक्स। इसे सर फ्रांसिस गाल्टन से जोड़ा जाता है। स्रोत इसे मानव जाति में आनुवांशिक नियमों का अध्ययन बताते हैं। हम यहाँ बस ये बता रहे हैं कि स्रोत में इसका जिक्र है कि कैसे जेनेटिक्स के ज्ञान को इंसानों पर लागू करने के विचार भी आए। तो देखिए कैसे एक साधारण से मटर के बगीचे से शुरू हुई कहानी डीएनए की इतनी बारीक बनावट और जीनों के इतने जटिल काम तक हमें ले आई। ये सब मिलकर ही तो जीवन को चलाते हैं और उसमें इतनी विविधता, इतनी वैरायटी लाते हैं। ये सच में हमारे वजूद का नक्शा है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर डीएनए इतना जरूरी है और कोशिका के न्यूक्लियस में सुरक्षित रहता है, तो जब कोशिका बढ़ती है या प्रजनन होता है, तो इसकी एकदम सटीक कॉपी कैसे बनती होगी? वो कौन से मैकेनिज्म हैं जो ये पक्का करते हैं कि जानकारी सही सही अगली पीढ़ी तक जाए? हाँ, खासकर तब जब उत्परिवर्तन मतलब गलतियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सही कहा। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इसे संभालती हैं? ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। रोगों पर और उनके इलाज के बारे में जी। हमारे पास जो जानकारी है वो विज्ञान और तकनीक से जुड़ी है, और इससे समझने में मदद मिलती है कि भाई ये बीमारियां असल में हैं क्या, कितनी तरह की होती हैं, कारण क्या है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शरीर में विकार होते हैं, इन्हें कैसे बांटा जाता है। हाँ। और खासतौर पर जन्मजात बीमारियां, मतलब आनुवंशिक, और जो वायरस से होती हैं, उन कुछ अहम बीमारियों को देखेंगे। बिल्कुल। आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसे। तो सबसे पहले ये रोग या बीमारी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो शरीर में किसी भी तरह की गड़बड़ी, कोई विकार होना, बस वही रोग है। अच्छा। जानकारी के हिसाब से इन्हें मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ। एक तो वो जो जन्म से होती हैं,
जन्मजात या आनुवंशिक। हाँ, और दूसरी वो जो जन्म के बाद होती हैं, जिन्हें हम उपार्जित कहते हैं। उपार्जित, अच्छा, बिल्कुल। और इन उपार्जित रोगों को भी हम आगे बांट सकते हैं। कैसे? संक्रामक, मतलब जो एक से दूसरे में फैलते हैं, जैसे फ्लू, और असंक्रामक जो फैलते नहीं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज। समझ गया। आज हम ध्यान देंगे जन्मजात रोगों पर और कुछ संक्रामक रोगों पर, खासकर जो वायरस से होते हैं। हाँ, तो चलिए फिर आनुवंशिक रोगों से ही शुरू करते हैं। ये वो समस्याएं हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं ना? जी हाँ, विरासत में। एक बहुत जाना माना उदाहरण है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? इसमें अगर चोट लग जाए तो खून आसानी से रुकता नहीं, खून का थक्का वो जमता नहीं है ठीक से। ओहो। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक एक्स लिंक्ड रोग है। एक्स लिंक्ड मतलब इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो अक्सर क्या होता है कि महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। वाहक यानी उनमें लक्षण नहीं दिखते। हाँ, उनमें लक्षण नहीं दिखते, पर वो इसे अगली पीढ़ी में पास कर सकती हैं। और ये बीमारी दिखती ज्यादातर पुरुषों में है। अच्छा, ये जेनेटिक्स समझना तो काफी जरूरी है फिर। बिल्कुल, जेनेटिक काउंसलिंग में ये बहुत मदद करता है। इसी तरह की एक और स्थिति है, वो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, वर्णांधता। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में ठीक से फर्क नहीं कर पाता। इसे डैल्टोनिज्म भी कहते हैं शायद। जी, डाल्टनिज्म भी कहते हैं, और ये भी एक्स लिंक्ड है, तो पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। पर आनुवंशिक गड़बड़ियां सिर्फ जीन लेवल पर ही नहीं होती, कभी कभी पूरे के पूरे क्रोमोसोम में दिक्कत आ जाती है, उनकी संख्या या बनावट में। जैसे डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। ओह। स्रोत में इसके लिए एक पुराना शब्द मोंगोलाइड जड़ता भी लिखा है, पर वो आजकल इस्तेमाल नहीं होता, वो ठीक नहीं माना जाता। हाँ, वो थोड़ा असंवेदनशील लगता है। बिल्कुल। तो डाउन सिंड्रोम में बौद्धिक विकास पर असर पड़ता है और कुछ खास शारीरिक लक्षण भी होते हैं। ये तो क्रोमोसोम की बात हुई। जीन लेवल पर और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कई है, जैसे रंजकहीनता, एल्बिनिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें त्वचा और बालों का रंग सफेद जैसा हो जाता है। जी, क्योंकि शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता या कम बनता है। त्वचा, बाल, आंखें सब प्रभावित होती हैं। और या फिर विल्सन रोग है। इसमें शरीर में कॉपर धातु जरूरत से ज्यादा जमा होने लगती है। कॉपर, तांबा? हाँ, तांबा। और ये लिवर, दिमाग, इन अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो आप देखिए हमारे जीन कितने अलग अलग तरीकों से शरीर पर असर डाल सकते हैं। वाकई में। अच्छा, अब आते हैं वायरस यानी विषाणुओं से होने वाली बीमारियों पर। ये वायरस तो बड़े अजीब होते हैं ना? कोशिका भी नहीं होती इनमें। सही कहा, अकोशिकीय, बहुत ही छोटे। और इनकी खास बात यह है कि ये सिर्फ किसी जीवित कोशिका के अंदर जाकर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। मतलब बाहर तो बिल्कुल बेजान जैसे पड़े रहते हैं। और बीमारियां तो कई फैलाते हैं ये। बहुत सी। जैसे चेचक को लीजिए, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता था। मतलब अब नहीं होता? नहीं, एडवर्ड जेनर ने जब इसका टीका खोजा उसके बाद इसे पूरी दुनिया से खत्म कर दिया गया। अरे वाह। हाँ, भारत से 1977 में और पूरी दुनिया से 1980 में इसका उन्मूलन हो गया। ये पब्लिक हेल्थ की बहुत बड़ी जीत थी। बिल्कुल। और पोलियो, वो भी तो वायरस से ही था ना? जी हाँ, पोलियोमाइलाइटिस वायरस से। ये अक्सर गंदे पानी या खाने से फैलता था। और इसका टीका वो किसने बनाया? जोनस सैल्क ने 1952 में। उसके टीके ने बहुत मदद की और भारत भी 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। वायरस फैलने के तरीके भी देखिए कितने अलग अलग हैं। रेबीज को लीजिए। हाँ, वो कुत्तों या जानवरों के काटने से होता है। हाँ, संक्रमित जानवर के काटने से। इसमें पानी से डर लगता है ना, हाइड्रोफोबिया। और हेपेटाइटिस, वो भी वायरस है? हाँ, हेपेटाइटिस वायरस ये लिवर पर असर डालता है। इसके कई टाइप हैं। बी का टीका तो है पर सी का नहीं अभी तक। अच्छा। और स्रोत में ये भी लिखा है कि टैटू वगैरह बनवाने से भी हेपेटाइटिस बी और यहाँ तक कि HIV फैलने का खतरा रहता है। ओहो, ये ध्यान रखने वाली बात है। और वो मच्छर भी तो कई वायरस फैलाते हैं, डेंगू वगैरह। हाँ, बिल्कुल। डेंगू को लीजिए, एडीज मच्छर फैलाता है इसे, और इसमें वो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं खून में। हाँ, बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी। जी, जीका वायरस भी एडीज मच्छर ही फैलाता है। फिर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है, वो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। बाबरे, मच्छरों से बचना कितना जरूरी है। बेहद जरूरी। वेक्टर कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। एक और गंभीर बीमारी है
एड्स ये भी वायरस है? हाँ, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV नाम के रेट्रोवायरस से होता है। और ये करता क्या है शरीर में? ये शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, खास तौर पर T सेल्स को खत्म करता है। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। इसका पता कैसे लगता है? इसके लिए एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट जैसे टेस्ट होते हैं और दवाएं भी हैं, जैसे AZT, ज़िडोविडिन, जो वायरस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ठीक है। और ये भी मत भूलिए कि कई वायरस जानवरों से इंसानों में आते हैं, जूनोटिक जिन्हें कहते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस। हाँ, ये तो सुने हैं। इबोला वायरस माना जाता है कि ये चमगादड़ों से आया, इसका नाम कांगो की इबोला नदी पर पड़ा। अच्छा। और निपाह वायरस भी है जिसका जानवरों से संबंध है। केरल में इसका प्रकोप हुआ था 2018 में। तो आज हमने काफी कुछ समझा रोगों को कैसे बांटा गया है, जन्मजात और उपार्जित। अनुवांशिक में हमने हीमोफीलिया, वर्णांधता देखी जो एक्स लिंक्ड है, डाउन सिंड्रोम देखा जो क्रोमोसोम से जुड़ा है जी। फिर वायरस वाली बीमारियों पर आए, चेचक, पोलियो, जिन पर टीकों से जीत मिली, तो दूसरी तरफ डेंगू, जीका, एड्स, इबोला जैसी चुनौतियां भी हैं। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन बीमारियों को समझना, चाहे वो जेनेटिक हों या वायरस के फैलने के तरीके हों, जैसे मच्छर से फैल रहा है या खून से, ये सब जानना रोकथाम और इलाज के लिए कितना जरूरी है। हाँ। चेचक का खत्म होना ये दिखाता है कि अगर हम विज्ञान को समझें और सही कदम उठाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। स्रोत में जैसे बताया गया कि इबोला चमगादड़ों से या फ्लू वायरस पक्षियों और स्वरों से जुड़ा है, ये बात भी तो सोचने वाली है कि इंसानों का स्वास्थ्य जानवरों की दुनिया से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। सही कहा, ये इंटरकनेक्शन बहुत गहरा है। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भविष्य में जो नई बीमारियां उभर सकती हैं, उनके लिहाज से ये कनेक्शन कितना मायने रखेगा। खैर, इस पर शायद फिर कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। हम गहराई से बात करेंगे जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों पर, मतलब बैक्टीरिया से। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे छोटे जीव, ये बैक्टीरिया आखिर हैं क्या, कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, लक्षण क्या हैं, और हाँ, बचाव और इलाज क्या है। बिल्कुल। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया बहुत ही सरल सिंगल सेल वाले जीव हैं और ये हैं हर जगह, पानी, मिट्टी, हवा। हाँ, यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी। बिल्कुल, जीवित और मृत जीवों पर भी। और शरीर में तो ये खून के साथ मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम से बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। अच्छा। यहीं पर एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान काम आता है। ये स्टडी करता है कि बीमारियां आबादी में कैसे फैलती हैं, क्यों फैलती हैं। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। जैसे पानी से फैलने वाली बीमारियां, इस पर काफी बात हुई है सोर्सेज में। हैजा, टाइफॉइड। हाँ, हैजा और टाइफॉइड ये बहुत ही आम उदाहरण हैं जल जनित रोगों के। बताया गया है कि कैसे गंदा पानी, खासकर उथले हैंडपंप का पानी या जहां कूड़ा कचरा पानी में मिल रहा हो, वो इनके फैलने का बड़ा कारण है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कभी-कभी मिठाइयों पर बैठने वाली मक्खियां तक हैजा फैला सकती हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। और टाइफॉइड के लिए एक खास टेस्ट का जिक्र है, वो क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट। हाँ, विडाल टेस्ट, उससे पता चलता है। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया करते क्या हैं। जैसे हैजा वाला बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी, वो आंतों को प्रभावित करता है। इससे शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओह, और टाइफॉइड वाला? टाइफॉइड का बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, वो भी आंत पर ही असर करता है। तेज बुखार, पेट दर्द, ये सब होता है। तो मतलब साफ पानी और सफाई ये तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन कुछ बीमारियों से टीके भी बचाते हैं। हाँ, जैसे बचपन में लगने वाला DPT का टीका, डिप्थेरिया जैसे गला घोटू भी कहते हैं। हाँ, और काली खांसी, पर्ट्यूसिस। और टिटनेस से बचाता है। इसे लॉकजॉ भी कहते हैं ना, जबड़ा एकदम जकड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। एक और गंभीर बीमारी है निमोनिया। हाँ, ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। जी, और अक्सर डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके लिए भी वैक्सीन है, PCV यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। अच्छा, ये वैक्सीन सिर्फ निमोनिया से बचाती है? नहीं, इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ निमोनिया नहीं, बल्कि बैक्टीरिया को खून में फैलने से रोककर सेप्सिस जैसी खतरनाक स्थिति से भी बचा सकती है। ओह, तो ये एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम कर सकती है एक तरह से। बिल्कुल। और टीबी, तपेदिक,
इसे श्वेत प्लेग भी कहा गया है। ये भी फेफड़ों की ही बीमारी है ना? मुख्य रूप से फेफड़ों की, हाँ। और भारत में ये एक बड़ी समस्या है। मृत्यु दर काफी ज्यादा है इससे। इसकी जांच के लिए भी एक टेस्ट है, मैनटॉक्स टेस्ट। हाँ, मैनटॉक्स टेस्ट। और बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगता है। टीबी के इलाज के लिए एक सिस्टम है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अच्छा, डॉट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मरीज को दवा स्वास्थ्य कर्मी की सीधी निगरानी में दी जाती है, ताकि ये पक्का हो कि इलाज पूरा हो। ये बहुत जरूरी है। सही कहा, वरना लोग बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक और बीमारी है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। हाँ, सुना है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है और नर्वस सिस्टम और स्किन पर असर डालता है। तो ये तो हुई बड़ी संक्रामक बीमारियां, लेकिन बैक्टीरिया तो रोजमर्रा की दिक्कतें भी देते हैं, जैसे दांतों का सड़ना। हाँ, टूथ डीके। ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और जो हम खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, उनके रिएक्शन से होता है। और फूड पॉइजनिंग भी तो बैक्टीरिया से होती है। बिल्कुल। साल्मोनेला या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जैसे बैक्टीरिया जिम्मेदार हो सकते हैं। और देखिए, फैलने के तरीके कितने अलग हैं। हाँ, जैसे टीबी हवा से, हैजा पानी से, टिटनेस किसी चोट या घाव से, और कुछ बीमारियां संपर्क से भी। तो इन सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन, सल्फा ड्रग्स। हाँ, पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन यही पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब दवाइयों का असर कम होना। बिल्कुल। बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ मजबूत होते जा रहे हैं। भारत में यह समस्या काफी गंभीर है। इसके कारण क्या बताए गए हैं? कई कारण हैं। गलत डायग्नोसिस, बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेना, कोर्स पूरा ना करना। हाँ, लोग अक्सर थोड़ा ठीक लगते ही दवा बंद कर देते हैं। वही। और तो और खेतीबाड़ी और जानवरों में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि दवा कंपनियों और अस्पतालों से पर्यावरण में जो एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं, वो भी एक कारण है। ओह, ये तो काफी चिंता की बात है। बहुत ज्यादा। बैक्टीरिया एक तरह से सुपर बग बनते जा रहे हैं। हालांकि कुछ नई उम्मीदें भी हैं, जैसे टिक्सोबैक्टीन नाम की एक नई एंटीबायोटिक खोजी गई है। तो कुल मिला के हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, बीमारियां फैला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सही जानकारी, साफ सफाई, टीके और सबसे अहम एंटीबायोटिक्स का सोच समझकर इस्तेमाल, बिल्कुल सही इस्तेमाल, हमें इनसे बचा सकता है और इलाज में भी मदद कर सकता है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबकी सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। जरूर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा जिस तरह बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में हमें इन बैक्टीरिया के साथ, चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो या नुकसानदेह, अपने रिश्ते को कैसे देखना होगा, कैसे संतुलित करना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। की तह तक जा रहे हैं, मतलब वो बीमारियां जो या तो परजीवियों, पैरासाइट से होती हैं, या फिर शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से। हाँ, और हमारे पास कुछ वैज्ञानिक लेख हैं जिनसे हम ये जानकारी ले रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इनके कारण ये फैलते कैसे हैं और शरीर पे इनका क्या असर होता है, इसे आसान शब्दों में समझें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं मलेरिया से। हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसकी खोज ने ना मेडिकल साइंस में काफी हलचल मचा दी थी। सही कहा। मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ, एक सूक्ष्म परजीवी से होता है। और पता है, कमाल की बात यह है कि सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मलेरिया इसी प्लाज्मोडियम से होता है और इससे मच्छर फैलाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खोज थी। और इसको फैलाने वाली है मादा एनोफिलीज मच्छर। टेक्निकली कहें तो मच्छर प्राइमरी होस्ट है और इंसान सेकेंडरी होस्ट। अच्छा। भारत में अगर देखें तो करीब 65% मामले पी वाइवैक्स वाले परजीवी के हैं और कोई 30-35% पी फैल्सीपेरम के। और ये परजीवी सीधा असर डालता है हमारी तिल्ली, मतलब स्प्लीन पर, और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज पर। हाँ, जो ऑक्सीजन ले जाती हैं पूरे शरीर में। बिल्कुल। और इसके इलाज में वो सिंकोना पेड़ की छाल, हाँ, कुनैन, उसी से बनती है, या फिर क्लोरोक्विन दवा भी इस्तेमाल होती है। अच्छा। वैसे डेंगू भी तो मच्छर से ही फैलता है, पर शायद मच्छर अलग होता है। हाँ बिल्कुल, डेंगू का मच्छर अलग है, एडीज इजिप्टी। मलेरिया वाला एनोफिलीज। समझ गया। अच्छा, मलेरिया के अलावा और कौन से परजीवी रोग हैं जो थोड़े आम हैं या खतरनाक हैं? और भी कई हैं, जैसे एक है स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो सीसी मक्खी से होता है ना? बिल्कुल, ट्रिपैनोसोमा परजीवी से होता है और सीसी मक्खी फैलाती है। ये सीधा दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर करता है। बाप रे, सीधा नर्वस सिस्टम पर। हाँ। फिर एक और है कालाजार।
ये लीशमैनिया डोनोवानी परजीवी से होता है। कालाजार, ये कौन सी मक्खी से है? इसे फैलाती है बालू मक्खी, सैंडफ्लाई, और ये बोन मैरो, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है जहां खून बनता है। ओहो, ये भी गंभीर है। एक और उदाहरण है फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। हाँ, जिसमें पैर बहुत सूज जाते हैं। वही, ये वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के कीड़े मतलब कृमि से होता है और इसे क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। अच्छा, तो कई तरह के मच्छर और मक्खियां हैं जो ये सब फैलाते हैं। एक और बीमारी का नाम आता है लेखों में, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। हाँ, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ये टीनिया सोलियम फीता कृमि के लार्वा से होता है। वो दिमाग में सिस्ट या गांठें बना देता है। अच्छा, और वो लिएंडर पेस वाली खबर भी थी शायद इसी से जुड़ी। हाँ, 2003 में ऐसी खबर आई थी कि उन्हें इसी का शक था। तो ये दिखाता है कि परजीवी कितने अलग अलग तरीकों से हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई परजीवियों की बात। अब जरा उन रोगों पर आते हैं जो शरीर में किसी चीज की कमी से होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले रोग। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद सबसे कॉमन एग्जाम्पल है घेंगा, गोइटअप। हाँ, जिसमें गला सूज जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है ना? सही कहा। आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर प्रोटीन की बहुत कमी हो जाए तो बच्चों में क्वाजियोर्कोर और मरास्मस जैसे कुपोषण के गंभीर रोग होते हैं। हाँ, जिसमें बच्चे बहुत दुबले पतले और कमजोर हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। बिल्कुल, शारीरिक भी और मानसिक भी। फिर विटामिन की कमी को लें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रात में कम देखना। हाँ, और वो आंखों का सूखना भी शायद इसी से होता है, ज़ीरोफ्थाल्मिया। हाँ, ज़ीरोफ्थाल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर विटामिन B1, थायमीन। अगर पॉलिश किए हुए चावल ज्यादा खाए जाएं तो बेरी रोग हो सकता है, क्योंकि पॉलिशिंग में B1 निकल जाता है। एग्जैक्टली। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना। इसके लिए आंवला बहुत फायदेमंद बताते हैं। हाँ, आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। और विटामिन डी जो धूप से मिलता है, उसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। सूखा रोग, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। हाँ, खासकर उन बच्चों में जिन्हें धूप कम मिलती है। तो ये तो हुई विटामिन्स और प्रोटीन की बात। खनिजों मतलब मिनरल्स का भी रोल है। बिल्कुल है। मिनरल्स की कमी या ज्यादा होना दोनों से दिक्कत हो सकती है। जैसे पानी में अगर नाइट्रेट ज्यादा हो तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हाँ, उसमें खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। और कैडमियम धातु होती है, अगर उसका एक्सपोजर लंबे समय तक रहे तो वो इटाई रोग जापान में हुआ था शायद। हाँ, जापान में हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है इसमें। और जापान में ही एक और बीमारी फैली थी, मिनामाता। हाँ, 1953 में। वो पारे मरकरी की वजह से हुई थी ना? सही, मर्क्यूरी से दूषित मछली खाने से फैली थी। नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है। और एक बहुत ही आम समस्या है आयरन की कमी, अनीमिया, खून की कमी। हाँ, जिससे थकान, कमजोरी महसूस होती है। ये तो बहुत लोगों में पाई जाती है। बिल्कुल। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि चाहे वो छोटे से परजीवी हों या हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी, दोनों ही सेहत के लिए बड़े खतरे बन सकते हैं। हाँ, और इन बीमारियों को, इनके कारणों को और बचाव के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां साफ पानी, अच्छा खाना, सफाई, इन सब की कमी है। सही बात है। ये सिर्फ एक इंसान की सेहत का सवाल नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण से, हमारे खाने की क्वालिटी से और हमारी जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बीमारियां सिर्फ शरीर की कोई अंदरूनी गड़बड़ी हैं, या ये हमारे आसपास की दुनिया का, हमारे रहन सहन का एक आईना भी है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। हम अपने विज्ञान और तकनीक वाले स्रोतों से असंक्रामक रोगों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। मकसद ये है कि समझें कि ये बीमारियां जो आजकल इतनी आम हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कैसे असर डालती हैं। बिल्कुल, और ये विषय काफी फैला हुआ है। मतलब हमारे स्रोतों में मस्तिष्क, आंखें, दिल, फेफड़े, डायबिटीज, कैंसर, कई चीजों का जिक्र है। काफी कुछ है। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो मुख्य रोग हैं उनके निदान, उनके इलाज, उन पर ध्यान दें। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क, ब्रेन। हाँ, स्रोतों में अल्जाइमर का जिक्र है। इसमें याददाश्त चली जाती है ना? हाँ, धीरे धीरे। और इसका एक कारण वो बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन बताया गया है। अच्छा। और हाँ, ब्रेन कैसे काम कर रहा है ये जानने के लिए EEG होता है,
मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हाँ, वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मापता है। सही। और कुछ मानसिक बीमारियों में वो ECT, जिसे शॉक ट्रीटमेंट भी कहते हैं, हाँ, सुना है। उससे भी राहत मिल सकती है। और जैसे माइग्रेन का दर्द है, उसके लिए सुमिट्रिप्टैन जैसी दवाएं हैं। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि पार्किंसन बीमारी के इलाज की खोज के लिए आर्विड कॉल्सन को 2000 में नोबेल भी मिला था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि इन मुश्किल बीमारियों के हल निकल रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। सही बात है। चलिए मस्तिष्क से आगे बढ़ते हैं, आंखों पर आते हैं। हाँ। आमतौर पे जो चश्मे लगते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, उसके लिए अवतल लेंस। हाँ, कॉनकेव। और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। और वो जो उम्र के साथ होता है, प्रेसबायोपिया, उसके लिए बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों होते हैं। राइट। एक और आम समस्या है मोतियाबिंद। इसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है। हाँ, कैटरैक्ट। और इसका इलाज चश्मे से नहीं होता। हाँ, कुछ दवाएं हैं जैसे लैटेनोप्रोस्ट। और जब नेत्रदान होता है तो उसमें कॉर्निया बदला जाता है। अच्छा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। हाँ। और ग्लूकोमा? ग्लूकोमा में आंख की जो ऑप्टिक नर्व है उसको नुकसान पहुंचता है। और हाँ, आंखों के स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हृदय पर, मतलब दिल पर। हार्ट अटैक में वो गोल्डन आवर का बड़ा जिक्र आता है। हाँ, पहला घंटा बहुत जरूरी होता है। और बीटा ब्लॉकर दवाएं बचाव में काफी अहम हैं। होता ये कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमता है। बिल्कुल, वो फिर सिकुड़ जाती हैं। और फिर दिल तक खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाते। सही। इसके इलाज भी कई हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी, जिसमें बंद धमनी को खोलते हैं। स्टेंट डालते हैं उसमें शायद। हाँ, स्टेंट डालते हैं। और एक है कोरोनरी बाईपास सर्जरी। इसमें शरीर के ही दूसरे हिस्से से नस लेकर खून के लिए नया रास्ता बनाते हैं। पैर, हाथ या सीने से नस लेते हैं ना? हाँ, और दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर या ऐसे नोड्स होते हैं। अच्छा, और वो कृत्रिम हृदय ज़ारविक 7 का भी जिक्र है। हाँ, पॉल विंचल ने बनाया था इसे। कोलेस्ट्रॉल की बात हुई थी। ये एक तरह का स्टीरॉयड है। हाँ, जानवरों के फैट में मिलता है और यही धमनियों को सख्त कर देता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि सूरजमुखी तेल जैसे अनसैचुरेटेड फैट वाले तेल बेहतर हैं वनस्पति घी से। बिल्कुल, क्योंकि ये असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड फैट्स धमनियों में जमते कम हैं। ठीक है। दिल के बाद अब फेफड़ों की बात करें। कोयला खदानों में काम करने वालों को एक बीमारी न्यूमोकॉनियोसिस का खतरा रहता है। हाँ, फुफ्फुस धूली मैता भी कहते हैं इसे। और सिलिकोसिस, एम्फाइसीमा, ये भी फेफड़ों के रोग हैं। ज्यादातर पर्यावरण प्रदूषण से होते हैं। इनका मैनेजमेंट मुश्किल होता होगा। हाँ, और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा, जैसे खानपान और पर्यावरण का असर दिल और फेफड़ों पर है, वैसे ही डायबिटीज पर भी होगा। बिल्कुल। डायबिटीज यानी मधुमेह, इसमें पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता। अग्न्याशय? हाँ, तो खून में शुगर बढ़ जाती है और इंसुलिन कम हो जाता है। मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। और इंसुलिन की खोज तो F.G. बैंटिंग ने की थी। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। यकीनन, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि डायबिटीज को टीके से नहीं रोका जा सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ घरेलू चीजें जैसे मेथी दाना, करी पत्ता, स्रोत बताते हैं कि ये शुगर लेवल को सामान्य रखने में कुछ मदद कर सकते हैं। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है। सही। चलिए आखिर में कैंसर पर बात करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो शरीर की कोशिकाएं बिना कंट्रोल के बढ़ने लगती हैं। हाँ, अनियंत्रित गुणन। इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट। ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हाँ, और जब कैंसर कोशिकाएं खून या लिम्फ के जरिए फैलकर शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचती हैं, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये फैलने की प्रक्रिया है। हाँ, और इसकी जांच के लिए बायोप्सी करते हैं, जिसमें टिश्यू का सैंपल लेते हैं। इलाज में कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है। हाँ, कीमो में दवाएं और रेडिएशन में किरणें इस्तेमाल होती हैं, जैसे IMRT। ये रेडिएशन का ही एक एडवांस तरीका है। इन किरणों के लिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, गामा किरणें। बिल्कुल, और आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में मदद करता है। इंटरफेरॉन्स जैसी दवाएं भी हैं जो किडनी और ब्लड कैंसर में काम आती हैं। तो संक्षेप में देखें तो ये असंक्रामक रोग बहुत अलग अलग तरह के हैं और शरीर के कई अंगों पर असर डालते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि जांच के तरीकों और इलाजों में काफी तरक्की हुई है। जैसे EEG, ECG, MRI, CT स्कैन, एंडोस्कोपी,
ये सब जांच के लिए। और इलाज में बाईपास सर्जरी, पेसमेकर, रेडिएशन थेरेपी, नई नई दवाएं। सही। तो इन बीमारियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि इनसे बचा जा सके या इनके साथ बेहतर तरीके से जिया जा सके। हाँ, वैसे हमारे स्रोत में एक बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग का भी जिक्र था। ये जोड़ों के इलाज की एक नई सर्जरी तकनीक है, घुटने, कंधे वगैरह के लिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तो ये सोचने वाली बात है, क्या भविष्य में इसी तरह की तकनीकें, क्या पता, दूसरे अंगों या ऊतकों को ठीक करने में भी काम आ सकती हैं, जो इन असंक्रामक रोगों से खराब हो जाते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। बहुत ज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ बड़ी दिलचस्प बातें लेकर आए हैं। ये जानकारी अलग अलग स्रोतों से है। इसमें हेल्थ से जुड़ी पहलें हैं, मेडिकल आविष्कार है, अपनी बायोलॉजी की बातें हैं और कुछ साइंस के इस्तेमाल भी। हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, इनका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष। ये नाम तो सुना है, पर ये है क्या असल में? जी, ये ना भारत सरकार का एक बहुत ज़रूरी हेल्थ प्रोग्राम है। इसका असल मकसद है कि बच्चों को 7 जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके टीके सही वक्त पर लग जाएं, मतलब पूरा कवरेज मिले। अच्छा। ये पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बचाव का तरीका है। दिखाता है कि कैसे मिलकर काम करने से लाखों बच्चों की जान बच सकती है। हाँ, ये तो सीधे सीधे जिंदगी बचाने वाला विज्ञान हुआ। और इसी तरह का एक और आविष्कार है जिसने वाकई कई लोगों को एक नई उम्मीद दी, जयपुर फुट। ये सिर्फ एक नकली पैर तो नहीं है, है ना? इसमें कुछ खास बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी ने बनाया था। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। ये मजबूत है और महंगा भी नहीं है। हाँ। इसने दुनिया भर में, खासकर हमारे जैसे विकासशील देशों में, जो लोग चल फिर नहीं सकते थे, उनको एक सहारा दिया। ये इस बात का बढ़िया उदाहरण है कि कैसे जरूरी इनोवेशन के लिए बहुत हाई टेक या महंगा होना जरूरी नहीं, जरूरत के हिसाब से हो और लोगों तक पहुंच सके। सही बात है। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि विज्ञान सीधे तौर पर लोगों की भलाई के लिए कैसे काम आ सकता है। अच्छा, अब जरा अपने शरीर के अंदर की बात करते हैं। हमारी स्किन, बाल, आंखों का रंग अलग अलग क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके लिए एक पिगमेंट जिम्मेदार है, मेलेनिन कहते हैं उसे। मेलेनिन? हाँ, मेलेनिन। ये हमारे शरीर में ही बनता है नेचुरली, और यही तय करता है कि स्किन का कलर कैसा होगा, गहरा या हल्का, बालों का रंग क्या होगा। और एक और काम करता है ये, सूरज की जो नुकसानदेह यूवी किरणें होती है ना, उनसे स्किन को बचाता भी है। अच्छा। है तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल, पर हमारी शक्ल, सूरत और सेहत दोनों पे इसका बड़ा असर है। दिलचस्प है कि एक ही केमिकल इतने सारे काम करता है। अच्छा, शरीर से थोड़ा बाहर निकले। मुश्किल हालात में साइंस कैसे काम आता है? जैसे वो जो गोताखोर होते हैं, बहुत गहरे पानी में जाते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस क्यों देते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों काम करती हैं। देखिए, गहरे पानी में दबाव बहुत बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जो नॉर्मल हवा में नाइट्रोजन होती है, वो इतने ज्यादा प्रेशर पर खून में ज्यादा घुलने लगती है। अच्छा। और इससे फिर नाइट्रोजन नार्कोसिस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, या जिसे द बेंड्स कहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। ओह हाँ, सुना है। हीलियम गैस जो है वो नाइट्रोजन के मुकाबले खून में बहुत कम घुलती है, और जब गोताखोर ऊपर आता है, प्रेशर कम होता है, तो आसानी से बाहर भी निकल जाती है। तो मतलब सेफ्टी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हीलियम ऑक्सीजन का मिक्सचर गहरे गोताखोरों के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। यह दिखाता है कि कैसे माहौल के दबाव को समझकर हम इंसानी सुरक्षा पक्की कर सकते हैं। यानी अपने आसपास की दुनिया को समझना कितना जरूरी है चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसी तरह हम अपने अतीत को, मतलब पुरानी चीजों को समझने के लिए भी तो साइंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कार्बन डेटिंग होती है, जिससे पता लगाते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी भी। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये तो कमाल की तकनीक है। देखिए, जब कोई जीव, मतलब पौधा हो या जानवर, जिंदा होता है, तो वो अपने अंदर कार्बन लेता है, हवा से, खाने से। ठीक है। इस कार्बन में एक खास तरह का कार्बन होता है, कार्बन 14 कहते हैं उसको। ये थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है, मतलब अस्थिर। अच्छा। तो जब वो जीव मर जाता है, तो वो नया कार्बन लेना बंद कर देता है, और उसके शरीर में जो पहले से कार्बन 14 मौजूद है, वो धीरे धीरे एक तय रफ्तार से कम होने लगता है। जैसे कोई घड़ी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह की नेचुरल घड़ी।
तो वैज्ञानिक ये मापते हैं कि उस चीज में अब कितना कार्बन 14 बचा है और उससे हिसाब लगा लेते हैं कि उस जीव की मौत कब हुई होगी। अरे वाह! इसने तो पूरी आर्कियोलॉजी और फॉसिल साइंस को ही बदल दिया। हमें अपने अतीत की एक साफ तस्वीर मिल गई इसकी वजह से। ये तो सच में कमाल है कि कैसे एक छोटा सा आइसोटोप हमें हजारों साल पीछे झांकने में मदद करता है। लेकिन विज्ञान का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही हुआ हो ऐसा तो नहीं है। स्रोतों में एजेंट ऑरेंज का भी जिक्र था। हाँ, ये एक दुखद पहलू है। एजेंट ऑरेंज एक केमिकल था, एक तरह का खरपतवार नाशक। इसे वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी सेना ने इस्तेमाल किया था। स्रोतों के मुताबिक मकसद था जंगलों को खत्म करना ताकि दुश्मन छिप ना सके। लेकिन इसका पर्यावरण पर और इंसानी सेहत पर बहुत बुरा और लंबे समय तक चलने वाला असर पड़ा। इसके बारे में आज भी बहस होती है और ये हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक खोजों के इस्तेमाल के दूर तक जाने वाले नतीजे हो सकते हैं, जिनका अंदाजा शायद शुरू में ना हो। सही कहा। तो हमने देखा कि विज्ञान कैसे जीवन बचाता है, उसे आसान बनाता है, हमें अपने शरीर और अपने अतीत को समझने में मदद करता है, और साथ ही इसके इस्तेमाल से जुड़े कुछ मुश्किल नैतिक सवाल भी खड़े होते हैं। हेल्थ केयर से लेकर गहरे समुद्र की चुनौतियों और पुराने राज खोलने तक विज्ञान कई तरह से हमारे जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल, और इन अलग अलग उदाहरणों से ये भी साफ है कि विज्ञान कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये तो ज्ञान और उसके इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ जाल है। चाहे वो शरीर में एक पिगमेंट का काम हो, या गहरे समुद्र में गैस का बर्ताव, या फिर एक आइसोटोप का धीरे धीरे खत्म होना, ये सब प्रकृति के नियम और उसे समझने की हमारी कोशिश को दिखाते हैं। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए बनता है, विज्ञान के इतने सारे अलग अलग पहलू हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी के आविष्कारों तक, तो ऐसा कौन सा अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य या चुनौती है जो किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है या अपनी तरफ खींचती है? शरीर के एक सबसे जटिल और सच कहूं तो हैरत